हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य केडिया। आई होप कि आप अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट कर रहे होंगे, एनसीईआरटीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद इन वीडियोस को देखना ये है कि एनसीईआरटी की लाइंस का सर्जरी करके रख देना है, उसकी कोई भी लाइंस छूटनी नहीं चाहिए। तो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को घर जाके एक बार खुद से दोबारा ट्राई ज़रूर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट क्लास हमने क्या किया था, आपको याद है? हाँ, मुझे याद है, आप बताइए। हमने लास्ट क्लास में स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके जो 4 टाइप से हमने वो देखे थे, फ्रैंकल, शॉर्टकी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, मैंने बताया था। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक NaCl का क्रिस्टल ले लेते बड़ा सारा और उसमें स्ट्रोंशियम का छिड़काव करते हैं, स्ट्रोंशियम पाउडर का या स्ट्रोंशियम के स्मॉल पार्टिकल्स का स्प्रेडिंग करते हैं हम लोग उसके क्रिस्टल के सरफेस पे, तो क्या होता है, स्ट्रोंशियम क्या करता है ना, Na के कुछ पार्टिकल्स जो सरफेस पे Na के पार्टिकल्स है, सोडियम के पार्टिकल्स है, उनके साथ एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जैसे स्ट्रोंशियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो स्ट्रोंशियम कहाँ जाएगा, अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखिए कोई भी तरह का डिफेक्ट हो, मैं जितने भी डिफेक्ट्स पढ़ाऊँगा उसमें एक बात हमेशा कॉमन है कि जितने भी डिफेक्ट हो उसमें चार्ज न्यूट्रलिटी जो है हमेशा मेंटेन रहती है, हमेशा न्यूट्रल हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे डिफेक्ट के पहले हो चाहे डिफेक्ट के बाद हो। तो देखिए स्ट्रोंशियम अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो अगर एक स्ट्रोंशियम अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कितने सोडियम के एटम्स को बाहर आने पड़ेंगे, दो आने पड़ेंगे। फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ईच स्ट्रोंशियम एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 सोडियम एटम्स, ठीक है। या फिर 1 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम एटम डिस्प्लेस 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। इसी पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमने इतना स्ट्रोंशियम का छिड़काव किया था, तो बोलिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। तो देखिए अगर हम स्ट्रोंशियम डालते हैं, एक स्ट्रोंशियम पे 2 सोडियम निकल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है। हमने स्ट्रोंशियम डाला, एक स्ट्रोंशियम यहाँ पे आके भर जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो खाली रह जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट कर दिया, वैकेंसी हो गया ये, ठीक है। तो इसी तरह होता है वैकेंसीज। तो इसके कारण क्या हमने क्या ऐड किया था, इम्प्योरिटी। ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट को ऐड कर रहे हैं जिसका कोई और चार्ज है, जिसके कारण एक पार्टिकल की जगह वो तो ले रहा है लेकिन दूसरे का जगह छूट जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, ये डिफेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में होता क्या है ना, स्टोइचोमेट्री मेंटेन नहीं रहता है। जैसे कि अगर हमारे पास 1:1 का रेशियो में कैटायंस और एनायंस है, तो जो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें डिफेक्ट होने के बाद तो इतना ही रहता है, लेकिन नॉन स्टोइचोमेट्रिक में 1:1 नहीं रहेंगे। हो सकता है 0.98:1 हो जाए या फिर 1.4:1 हो जाए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो वो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम आगे देखते हैं। अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हमेशा कैटायन होते हैं जनरली किसी भी मॉलिक्यूल में। तो अगर मेटल्स ज़्यादा हो गए यानी कैटायंस ज़्यादा होंगे, तो मतलब मेटल एक्सेस होगा यानी कैटायंस ज़्यादा होगा, तो कैटायन:/एनायन का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी 1.4 या फिर कुछ भी समथिंग जो है 1:1 से बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो के बढ़ेगा। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल हमने लिया, ठीक है। यहाँ से पाइप से हम कहीं से भी सोडियम वेपर कहीं से उठा के लिया है, ठीक है। सोडियम वेपर को हम पास करा रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह अलोंग द एरो इसके सरफेस के ऊपर से हम सोडियम वेपर को पास करा रहे हैं। तो क्या होगा, जब सोडियम वेपर इसके सरफेस से गुजरेगा तो ये भी सोडियम, दोनों सोडियम भाई भाई, तो क्या होगा, ये कुछ Cl- जो होगा, इसके अंदर से जो कुछ Cl- के पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पे जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, जो Cl- जो है, मतलब सरफेस पे जो Cl- है वो इस सोडियम के साथ क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। ये जो सोडियम वेपर हमारे पास जा रहा है वो जो सरफेस पे Cl- है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये सोडियम क्या लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो देखिए Cl- क्या हुआ, इस पोजीशन पे Cl- था, ठीक है, ये चला गया इसके साथ ये चला गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे Cl- का जगह खाली बच गया तो क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंसी। अब क्या होगा, सोडियम अगर Cl- से बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या बनेगा, NaCl, और NaCl बनने के लिए Na को क्या होना होगा, Na+ होना पड़ेगा, Na
Na+ में इसको जाना पड़ेगा, तो Na+ जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो वही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा ना, यही इलेक्ट्रॉन इसी वैकेंसी को वापस जाके भर देगा, यही इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे जाके इस वैकेंसी को भर देगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अब जो फाइनल हमारे पास क्रिस्टल बचेगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस का इतना बड़ा क्रिस्टल है, Cl- यहाँ से चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, Cl- यहाँ से चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। तब क्या हो, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह को भर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ये जो खाली जगह है इनको भर देंगे। ये जो खाली जगह जो अब इलेक्ट्रॉन से भर चुका है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मेंटेन है, ठीक है, जितने प्लस उतने माइनस अभी भी है, लेकिन क्या हुआ, Cl- जो है कम हो गए, Na+ क्या हो गए, बढ़ गए। तो जो ये वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये जो पोजीशंस होते हैं, ये जो सेंटर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फारबे सेंटर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम हीट देंगे या फिर एटमॉस्फेयर से जब ये एनर्जी लेगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पे क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, क्रिस्टल में जो है कुछ कलर्स इम्पार्ट होंगे। तो जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है, उस केस में जो कलर इम्पार्ट होता है वो होता है येलो। अगर LiCl का क्रिस्टल रहा तो उसमें होगा पिंक। अगर KCl का क्रिस्टल रहा तो उसमें होगा वायोलेट होता है ना जो भी स्पेलिंग होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। तो NaCl का केस में येलो होता है, LiCl के केस में पिंक होता है, KCl के केस में वॉयलेट होता है, इसी तरह करके आगे और भी अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। ये जो सेंटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फारबे सेंटर। इनके डेफिनेशंस आते रहते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, और कौन सा कलर इम्पार्ट होगा वो आज तक अभी तक आया तो नहीं है JEE मेंस में, लेकिन कभी भी आ सकता है, तो इस बात को नोट करें। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ वो किसके कारण हुआ, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण हुआ। हम क्या पढ़े, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहले हमने कैटेगरी देखा कि क्यों होता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस कारण से होता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कि क्यों होता है। पहले हमने देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, अब यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब देखिए मेटल अगर एक्सेस में हो रहा है तो उसका दो ही कारण हो सकता है, या तो मेटल ज़्यादा आ गया या तो एनायन जो है वो कम हो गया। तो हमने पहले देखा एनायन कम हो गया तब कैसे होता है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि जब कैटायन एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके कारण मेटल एक्सेस कैसे होता है। बहुत सारे वोलेटाइल जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ZnO वगैरह हो गया, जिनको हीट करने पे वो वोलेटाइल नेचर के हो जाता है। जैसे ZnO को जब हम हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ऑक्सीजन निकल गया, पहले ऑक्सीजन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में था, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो अब एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन एटम निकल रहा है तो वो न्यूट्रल होके निकल रहा है, और पहले वो था -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ही। अब जिंक था, वो तो जिंक का तो वेपर बन नहीं रहा है, जिंक तो Zn2+ में ही था, और ऑक्सीजन जो अपना निकल गया एयर में और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल गया। तो वापस से जैसे NaCl के क्रिस्टल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ने उस स्पेसेस को घेर लिया था, वैसे यहाँ पर भी जो वैकेंसीज होंगे जहाँ से ऑक्सीजन निकला वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाँ, इन सेंटर्स को भी हम फारबे सेंटर ही बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ZnO हो गया, उसी तरह और भी सॉलिड्स होते हैं जिनको हीट करने से अलग अलग मतलब वोलेटाइल गैसेस निकलते हैं, और उनके कारण अलग अलग कलर्स भी इम्पार्ट होते हैं। जिंक के केस में भी यहाँ पे येलो कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। पहले हमने देखा था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, अब हो गया एक्स्ट्रा कैटायन। अब हम आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार वापस से क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ लिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ लिया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ लिया। नहीं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हमारा क्या बचा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आइए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, जो कंपाउंड्स या फिर जो कंपाउंड्स जिनके जो कैटायंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके कैटायंस के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं, मतलब जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायंस होते हैं, वो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल हो गया आयरन। आयरन का क्या होता है,
Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग कंडीशंस में। वैसे ही Cu+ भी होता है, Cu2+ भी होता है। तो ये सब का क्या है कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबली शो करते हैं। तो ये सब क्या दिखाएंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एग्जांपल कि जैसे FeO का जो हम क्रिस्टल मिलता है हमें, वो ज़रूरी नहीं कि FeO में ही रहे, वो हो सकता है Fe 0.98O रहे, 0.98O। तो इस केस में क्या होता है, Fe जो +2 में है, जो Fe+2 है वो 98% है और बाकी जो Fe है वो Fe3+ है 2% में। ठीक है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जो है हम ये थ्योरी का 1-2 लेक्चर बाकी है, वो करने के बाद सारे क्वेश्चंस 2 वीडियोस में टोटल खाली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऐसे एलिमेंट्स शो करते हैं जिनका वेरिएबल्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके एग्जाम्पल्स है Fe और कॉपर। उसके एग्जाम्पल है जैसे Fe 0.98O। ठीक है, इसमें क्या होता है, Fe जो +2 में है वो कुछ जो है ऑटोमेटिकली ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट्स Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके कारण ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें भी याद रखें हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया है और हमने नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 24 तक आप रीड कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरह के मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, या तो वो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या सेमीकंडक्टर होता है। तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ NCERT में कंडक्टर के ऊपर कुछ डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 7। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 4 से 10 to the power 7 रहती है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power -20 से 10 to the power -10 रहती है उन्हें हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और सेमी कंडक्टर्स जैसे कि 10 to the power -6 से 10 power 4 के बीच में रहती है उन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो जेईई मेंस में ऐसे टॉपिक्स पे मतलब क्वेश्चन कभी भी पूछ देते हैं कि उनकी क्या करते हैं, कंडक्टिविटीज़ दे देते हैं और उनके बारे में पूछेंगे कि वो कंडक्टर्स है या इंसुलेटर्स। तो आप इस डेटा को ज़रूर याद रखिए। इस पे बोर्ड्स में भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। आज के लेक्चर में है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आप आ जाए सॉलिड स्टेट के पेज नंबर 5 पे। याद है मैंने आपको बताया था मेटेलिक सॉलिड्स का बड़ा ही अच्छा सा डेफिनेशन, पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं आप कि जो भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्शन किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से करते हैं। किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके सी ऑफ मेटल्स में कैटायंस में प्रेजेंट होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन करते हैं। आप इस डायग्राम को पहचान सकते हैं, यस ये वाला, ये दिखने में कैसा है, ये एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स है जो हम बचपन में देखा करते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में वो जाता है। तो पता है कोई एक पार्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट होता है जिसमें जाने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से थोड़ा सा बाहर जा सकता है। तो जब वो थोड़ा सा बाहर जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से, तब वो क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। कब, जब एक पार्टिकुलर लेवल के ऊपर चल जाए। तो वो जो अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। If this band is partially filled or it overlaps with higher energy occupied conduction band। ठीक है, तो इसका कुल मिला के मतलब इतना ही है कि जब एक पार्टिकुलर एनर्जी बैंड के ऊपर चला जाता है, एक पार्टिकुलर एनर्जी बैंड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो क्या करने लगता है, कंडक्शन करने लगता है अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो है पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन बैंड है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का बैंड है।
ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करेंगे उनका बैंड है ये, ठीक है। अब ये जो वाइट वाला स्ट्रक्चर है वो है कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी से इस एनर्जी में जाएंगे तब वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। अगर ये बैंड दोनों पार्शली ओवरलैपिंग है तब तो ये कंडक्टर की रेंज में आता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी से इस एनर्जी में जंप कर पाएंगे और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर पाएंगे। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है वो होता है लेकिन बहुत कम होता है। मतलब इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या पार्टिकुलर मतलब कुछ देने पे, एनर्जी देने पे वो क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं, यानी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स जो है इसीलिए पार्शियली कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उनके केस में जो फील्ड बैंड है और जो एम्प्टी यानी कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत होता है, लार्ज एनर्जी गैप। इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा हीट करने पर भी उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो कंडक्शन करेंगे ही, बहुत माइन्यूट अमाउंट में। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और इस टाइप के जो एलिमेंट्स जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल हो गया जर्मेनियम। इन्हें क्या है, हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करने के बाद ये कंडक्शन शो करने लगते हैं। अब इस केस में क्या आता है, एक डॉपिंग का टर्म आता है, डॉपिंग। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या फिर आप पढ़ेंगे कि किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उससे एक ग्रुप एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट्स या फिर एक ग्रुप कम वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो कंडक्टिविटीज़ है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक मेथड है फॉर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसे हम कहते हैं डॉपिंग। इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैविंग पेशेंट। डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड हाँ, आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो, आप अगर नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।